इस्लाम को आपने उर्दू से जोड़ लिया और फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश की कि जो उर्दू बोलता है, आपको दुनिया की किसी जबान में लोग नहीं मिलेंगे गुफ्तगू करते हुए बीच में एक शेर फेंकते, कभी नहीं होता। कोई वियतनामी नहीं मिलेगा आपको, कोई चीनी, कोई फ्रेंच नहीं मिलेगा। he is talking to you, say just wait a minute, I should like to quote someone. अब तू सोच रहा है बीच में, तू झूठ बोल रहा है, तू बहाना दे रहा है कि अब मैं जरा सोचूं और कह दूं ये गालिब ने ये कहा। अरे कहाँ होगा, तुम मुझसे बात कर रहे हैं, गालिब से कर रहा। अभी कमाल की बात तो ये है कि गालिब के नाम से कलकत्ता में रोड का नाम है। अब वो कब बंगाली बोलते हुए वहां पहुंचे यही पता नहीं है। मिर्जा गालिब रोड है। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में मुझे बंगाल की एक चीज नहीं मिली। व्हाट शॉक मी इज कि मैं सीपीएम का दफ्तर ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा फाइनली वहां, तो पता चला कि वो मुस्लिम मोहल्ले में है। अच्छा, सीपीएम के दफ्तर के ऊपर वो मुजफ्फर अली बिल्डिंग का नाम है, चिटगांव के पुराने वो कम्युनिस्ट थे, उनके ऊपर सीपीएम का झंडा लहरा रहा। अरे मैंने कहा यार ये इस झंडे के लिए बड़ी पिटाई हुई है हमारी, जैसे जाके देखे उसके सामने हलाल गोश्त बिक रहा है और एक गाय का निशान बना हुआ है जो आंख मार रही है। कि बस कह दिए यहाँ मिल जाएगी गाय। उसके आस पास मैं आपको यकीन कहूं, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे हमारे कराची में एक नेबरहुड है लालू के, जिसके अंदर सिर्फ अल्ट्रा किस्म के महाजिर रहते ना, वो लग रहा था। हर आदमी उर्दू बोल रहा है। I didn't run into a single district where I could hear Bengali, जो मैं ढाका में सुनता। पता ये चला कि कलकत्ता में people are Bangla speaking Biharis and UPI who came there with Wajahat Ali Khan and all these people. तो वहां बंगला, अच्छा कलकत्ता के मुसलमानों ने बाय द वे अपोज किया था बांग्लादेश को, and when Bengalis were transported by train from Pakistan after the war to Dhaka, उनसे कहा गया कि बिहार और यूपी और बिहार के बाद ट्रेन की खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि वहां के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तान है, तो पत्थर मारेंगे तुम्हें। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की कि इंडिया में मुसलमान क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दो मुस्लिम कंट्रीज में लड़ाई थी। पाकिस्तान की फौज मुक्ति वाहिनी से लड़ रही थी। भाई तू सुसरा कैसे आ गया पाकिस्तान के फेवर में? सिर्फ एक बात, रंग उनका गोरा है बंगालियों से, और वो उर्दू बोलते हैं और ये बंगला बोलते। यहाँ जिन्ना साहब ने ढाका में जाके कहा था, उर्दू इज योर लैंग्वेज, इट शैल ऑलवेज रिमेन योर लैंग्वेज। अरे तू तो बोल पहले उर्दू भाई। शेख मुजीब वहां पैदा हुए थे। अपना पहला दिन जो आज यूएन कहती है इंटरनेशनल मदर टंग डे, ये जनवरी 8, 1952 में जो मैसेकर हुआ ढाका में, बंगला बोलने पे लोगों को मार दिया गया। तो हमारे साथ जो हुआ है उसका सेंट्रल पॉइंट साहब, ये आपका अभी भी इलाका वही है। आप क्रिमिनलाइज करेंगे, आप इंडिया के क्रिमिनल कोड अप्लाई करेंगे किसी एक दो मौलवियों पे जो ये थ्रेट करते हैं, और टेक देम टू कोर्ट, और कानून हो, एनी डेथ थ्रेट इश्यूड बाय एनीवन will be prosecuted under the criminal code। फिर देखते हैं इनकी हिम्मत कहां जाती है, फिर आधा बस करके आ जाएंगे। फिर सब मजाक कर रहे थे, आप तो समझते नहीं हम मजाक कर रहे। अरे आओ तो सही, जरा कत्ल करके तो देखो। बिलीव मी, जब तक ये नहीं होगा इनके साथ, जो सड़क चाहे रोक देते, वो शाहीन बाग का आपको तो याद होगा। अरे आधे घंटे का सफर नोएडा से दिल्ली आने में 3-3 घंटे रुके हुए। मैं एक दिन चला गया उनके पास, क्या चाहते हो भाई? वो सीए मैंने कहा सीए है उन लोगों के लिए जिनकी टाइम लिमिट है, जो हिंदुस्तान आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि आपकी कागजी कार्रवाई में वेस्ट बंगाल में बेतहाशा लोग जो
भाग के आए थे इस पाकिस्तान से, उनकी आज तक सिटीजनशिप नहीं है और उन्होंने डेडलाइन दी है। तो किस मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है भाई? कौन आपके नेक पाक पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में आके रहना चाहता है? मुझे बताओ तो सही। तुम 24 घंटे ये कहते हो कि यहाँ मुसलमान नहीं, उसमें तो मेरा अपना एक आर्गुमेंट, मेरा उसमें तारिक भाई एक आर्गुमेंट है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में यही मामला है और भारत का कोई मुसलमान अगर उसको ये लगता है कि यहाँ उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसका इस्लाम, उसका मजहब, उसके कपड़े, अगर वो नहीं है तो वो और पाकिस्तान के बीच में तय हो जाए कि भारत के कितने मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के कितने हिंदू भारत आना चाहते हैं, ये तय हो जाए। तो सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने सीए की उनको डेफिनेशन समझाई, मुझे लगा कि ये वो समझे समझाए थे, उनको समझाने की जरूरत नहीं थी, वो एजेंडा ही कुछ और था। तो मैं जो आपने लार्जर बात कही है कि भारत की जुडिशरी या भारत का जो सिस्टम है, जो निजाम है, क्या मुसलमानों को लेकर के उसके अंदर एक तरीके का कोई डर है या अपोलोजिस्टिक है या उनको लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए या उनको हेड ऑन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक भीड़ की शक्ल में आते हैं और लाखों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप उन पे गोली नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते। तो जिस तरीके की मैं समझता हूं कि भारत में मुसलमान खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, कुछ भी कर सकता है वो, उसको सारी चीज की छूट है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, भारत आजाद हुआ, सेकुलर बना, ये हुआ वो हुआ, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है वो 1993 में बना और उसके तहत यकायक रात में कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, पारसी को, बौद्ध को, ईसाई को, यानी इस देश के अंदर जो पारसी हैं वो 50,000 है कुल टोटल पूरे भारत के अंदर, जो सिख हैं वो 1.5% है, 2.5% के आसपास जो है वो क्रिश्चियन थे और उसके बाद 19% मुसलमान, आपने उनको माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। अब भारत का संविधान ये कहता है कि मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया और आपने कहा कि साहब इनको इमदाद दी जाएगी। अब हिंदुस्तान में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हर उस मुसलमान को जिसको जरूरतमंद है उसको स्कॉलरशिप देता है। लेकिन एक और खुला फ्रॉड चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड मुसलमान लोगों को खुली गुंडागर्दी करने की छूट देता है और इस्लाम उनका वो हथियार है जिससे हर आदमी डरता है। अब हर स्टेट के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन है। अच्छा, तो कमाल की बात यह तारिक भाई कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अगर पौंडीचेरी में रहने वाले किसी मुसलमान को कोई इमदाद देता है और पौंडीचेरी का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो भी भारत सरकार के पैसे से चल रहा है और उसका ये कहा गया कि जहां 97% मुसलमान है लक्षद्वीप में। अच्छा, लक्षद्वीप का माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि 97% मुसलमान माइनॉरिटी में है और 2.5% हिंदू मेजॉरिटी में है। तो वहां से फिर मेरे पैसे से उसी मुसलमान को इमदाद दी जा रही है और ये खुल्लम खुल्ला छूट चल रहा है इस देश के अंदर। यानी कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है, अगर वो अपर कास्ट तो साहब उसको कोई इमदाद नहीं दी जाएगी। वो ये माना जा रहा है कि वो तो उस मां के घर पेट से पैदा हुआ है लिहाजा वो तो अमीर है। अब एक ही मुसलमान को नेशनल कमीशन भी दे रहा है और हर स्टेट भी फायदा दे रहा है। अब फिर आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया। और एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि ये पिछले दिनों में हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपीज नहीं किया गया बल्कि उनको पॉलिटिकली मजबूत किया गया और उनको कहा गया बैंक बनाया, अब उसमें जो ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो आप अगर सोचें कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले 1921 में एक कानून था वक्फ बोर्ड का, फिर 1956 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ, फिर 1993 में मनमोहन के जमाने अमेंडमेंट हुआ और कुल मिलाकर के आप यकीन मानिए कि 2013 में एक ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा जुर्म हुआ है जिसकी कोई सजा ही नहीं है। 2013 में भारत की पार्लियामेंट ने इस मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना दिया है और उस कानून के तहत आर्टिकल 40 जो है उस कानून का वो ये कहता है कि 2 जाहिल मुसलमान वक्फ बोर्ड के आएंगे और तारिक फतेह साहब का घर दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, वो कहेंगे कि भाई ये जगह जो थी ये वक्फ बोर्ड की थी, आपका मकान गलत बना हुआ है। तो पार्लियामेंट ने उनको ये ताकत दे दी है आर्टिकल 40 के तहत कि तारिक फतेह का मकान को खाली करने के लिए वो जाहिल 2 मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे। दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट to comply their order and vacate the house within 24 hours and फिर तारिक फतेह साहब घर के बाहर बैठेंगे
और फिर तारिक फतेह साहब ये कहेंगे कि ये मेरा मकान है, फिर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के जो कोर्ट है उसमें जाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप हजारों साल तक मुकदमा लड़िए। आपको पूरे देश में किसी भी जमीन को हड़पने का, किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट करने का बता करके हड़पने का एक लीगल हथियार दे दिया है। ये चल रहा है। नहीं, ये बेसिस क्या है कि इस घर के नीचे कोई मस्जिद थी या कुछ ऐसी बात करें, क्या है ये? वो मैं ये कह रहा हूं कि उनके दो लोग आए और वो ये पास सर्वे करें कि भाई ये तारिक फतेह साहब का घर है, और वो ये उनको लगता है कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जगह उनके लगने के ऊपर है। उन्हें ताजमहल लगता था तो चला गया ना वक्फ बोर्ड पे। ताजमहल जो है वक्फ बोर्ड का चला गया ना सर। मैंने वही कहा आपको कि ये काम साइलेंटली इस देश में हुए, किसी ने बताया ही नहीं कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट गई थी तो मुसलमानों को अपीस करना था, तो नरसिम्हा राव पे दबाव डलवा के आपने किया। और 2013 में मनमोहन सिंह जाते जाते देखे। अब उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि जब यूपीए सरकार 2014 से पहले जाने वाली थी तो कर्नाटक के मुसलमान वजीर थे, उनका नाम था रहमान, उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट हाउस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सैंक्शन कर दी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कनॉट प्लेस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अब उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे हिंदू, इफ माय प्रॉपर्टी हैज बीन कन्फिस्केटेड बाय दिस वक्फ बोर्ड, तो मैं जा ही नहीं सकता, कोर्ट जाने का मुझे अधिकार ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक तो ये बनाया 1991 के अंदर, आपने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जिन मुसलमान मुगलों ने भारत के अंदर आके यहाँ 30,000 मंदिर तोड़े, उन मंदिरों की और उन गुरुद्वारों की पोजीशन एज इट इज रही जाएगी, वो स्टेटस को 15 अगस्त 1947 जैसे ही रहेगा। तो कोर्ट ने भारत की उसको चैलेंज किया, हमारे साथियों ने कहा कि क्या भारत की पार्लियामेंट एक नाजायज कब्जे को, एक इलीगल डिमोलिशन को आप जस्टिफाई ठहरा के कह रहे हैं कि अब इनका स्टेटस ऐसे ही रहेगा। यानी 30,000 मंदिर जो तोड़े हैं उसमें मथुरा भी है, उसमें काशी भी है, ये एज इट इज रहेंगे, तो मतलब ये मुल्क चल कैसे रहा है? मैं मुसलमानों को अपीस करने के लेवल पे आप खुलेआम दादागिरी करें, किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार दें, किसी को फतवा दे दें, और फिर हजारों की तादाद में आप इकट्ठे हो जाएं और हिंदुस्तान के लोग उस पर गोली न चलाएं या हिंदुस्तान के लोग उस पर, तो हम किस हालत में रह रहे हैं? पाकिस्तान ने जो करा और पाकिस्तान के मुसलमान जो कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रह गया।